माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका जो पेपर है वो आपका दिसंबर में होगा। ये भी डेट आपकी आ चुकी है। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2022 में या 23 में निकलना चाहते हैं या 24 की भी तैयारी है, तो ये मान लीजिए ये सभी के लिए वरदान साबित होगी ये क्लास। क्योंकि जो सीटेट के 2021 में पेपर हुए थे, उन पेपर्स में रेस्पॉन्स की जो आपकी जारी होती है, यानी कि एक तरीके से आंसर की ही होती है। तो जो पेपर्स सीटेट ने जारी किए थे, वो सीटेट के जो पेपर्स हैं उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन टाइप, एमसीक्यू, अपनी ऑप्शन, सफलिंग वगैरह। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये 100% रियल क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। तो एग्जैक्ट डेटा के साथ वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, लगभग अभी तक मैंने 8 से 10 पेपर आपको करा दिए हैं और उसके बाद भी ये जो वीडियो जो है अभी आपकी जारी हैं, क्योंकि 2021 में कुल मिलाकर 21 पेपर अलग अलग शिफ्टों में कराए गए थे। तो 20 पेपर कराए गए थे कुल मिलाकर प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राइमरी लेवल के लिए। तो वो पेपर आपके लिए यहाँ पर, ये पेपर आपके लिए कारगर साबित होंगे। और सीटेट जो है पेपर में क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करता है। इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीटेशन फिर से होगा। डिजिट हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। तो अगर आप 120 प्लस स्कोर की सोच रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी 90 वाले तो बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे और सब्सक्राइब वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप से अंकित की गई है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला है चावल 1 किलो 70 रुपये के आते हैं, काला चना 1 किलो 90 रुपये का आएगा, और गेहूं का आटा 1 किलो 45 रुपये का आएगा, पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपये का, पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम 60 रुपये की, नमक का एक पैकेट आता है 25 रुपये का, और बिस्किट एक पैकेट आता है 20 रुपये का। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, इसको समझ लीजिएगा। आशीष को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलो चने और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास कुल 1000 रुपये थे तो वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। तो कुल मिलाकर उसके पास रुपयों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, 1000 थी। सबसे पहले वो आशीष खरीदता है चावल। क्या खरीदता है? आशीष को 5 किलो चावल खरीदने हैं, तो चावल खरीदेगा वो, तो 5 किलो खरीदने हैं। अब 1 किलो चावल कितने रुपए के हैं? 70 रुपये के। तो ये हो जाएंगे 5 सत्ते 35, यानी कि 350 रुपये के उसके चावल हो गए। क्लियर है? अब 5 किलो गेहूं आटा खरीद रहे हैं। गेहूं आटा, अब देखिए, चावल हो गया, गेहूं आटा 45 रुपये का 1 किलो है। तो 5 किलो कितने का हो जाएगा? 5 गुणे 45, 5 गुणे 45, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 55 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225 रुपये का आपका गेहूं आटा हो जाएगा। 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपये का आता है। क्लियर है? 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, तो 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च 60 रुपये की आती है। क्लियर है? इसके बाद आपका 2 किलो काले चने का बात करें तो काला चना 90 रुपये का आता है 1 किलो, तो 2 किलो आएगा 180 रुपये का, 180 रुपये का। शेष बचे हुए रुपयों के बिस्किट खरीद लेता है। तो कितने रुपए हो गए ये जोड़ लेते हैं पहले। तो ये 350 तो आपका ये था, 0 0 0 5 0, तो 5 तो ये हो गया, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 5 रुपये का, 5 ये हो गया, 18 6 18, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 और 5 25, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 रुपये, 855 रुपये हो गए ये कुल मिलाकर। उसके पास वास्तविक रूप से रुपये कितने थे? उसके पास 1000 रुपये थे। तो उसके पास बचे कितने? 145 रुपया बचे। भाई 1000 में से 855 घटा देंगे तो 145 बचा। अब ये बोला शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीद लेता है। तो बिस्किट का पैकेट कितने रुपए का आता है? 20 रुपये का आता है एक बिस्किट का पैकेट। 20 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट आता है।
तो कितने खरीद लेगा? तो इसमें अगर हम भाग लगाते हैं तो बिस्किट के पैकेट, एक बार यहाँ चेक करते हैं, रीचेक इसको। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं बिस्किट के पैकेट कितने रुपए के आते हैं। तो बिस्किट का एक पैकेट 20 रुपये का आता है, तो 145 में 20 का भाग लगा देंगे। कितना आएगा? ये आएगा 5 दूनी 10 बचे 4, 5 नंबे 45 और 10 ये बचेगा, तो 2.9 समथिंग आ रहा है यहाँ पर। तो इतने ही पैकेट बनेंगे। अब कहाँ मिस्टेक हुई एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं मिस्टेक है तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है मेरे को लगता है। 5 किलो चावल, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक करके बताइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कि मैं उसको बार बार करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, 2 अंकों की संख्या हूँ, ऐसे इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है, यानी कि ये वाला जो 2 का मल्टीपल होगा। इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है, यानी कि ये 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में जाते हैं। ये वाला 6 2 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है, सही है। ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, सही है। ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, सही है। ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, सही है। अभी तक तो सवाल हमारा सही है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। इसको देखते हैं। 9 और 6 15, क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो गलत हो गया। 6 और 4 10, अभाज्य संख्या है? नहीं है, गलत हो गया। 9 और 4 13, ये तो अभाज्य संख्या है। 8 और 3 11, ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जो कि 52 का एक गुणनखंड भी है, संख्या है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है सरकार? जो कि 52 का एक गुणनखंड भी है। तो देखिए 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा योग, और 8 और 3 11, ये हो जाएगा। तो 52 का गुणनखंड कौन होगा, 11 या 13? सीधी सीधी बात है, 11 तो होगा नहीं, 13 ही होगा, क्योंकि 13 चौके 52, क्योंकि 52 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 13 इसमें आ जाएगा फैक्टर में, 13 चौके 52, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखे हुए टर्म्स हैं, ये वाले जो टर्म्स लिखे हुए हैं, इनमें आपको बतानी है तीसरे स्थान पर कौन सी आएगी। देखिए सबसे पहले 9.09, 9.009, 9.990, 9.909 और 9.099। तो सबसे बड़ी संख्या अब इसमें बोला है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होगा सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो 9.9990 आएगी इसमें। उसके बाद जो दूसरी डिजिट आएगी, देखिए 990 हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी वाली जो डिजिट बनेगी 099, ठीक है सरकार, और ये बनेगी 909। तो ये वाली डिजिट बन जाएगी 0.909, 90 वाली। और तीसरे नंबर पे जो आएगी वो नंबर पे आ जाएगी आपकी, तीसरी वाली जो डिजिट बनेगी वो आपकी बनेगी 9.099। उसके बाद आएगी 0.9, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए फर्स्ट वाले प्लेस पे तो ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये 90 बन सकती है, 0.090, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे तो ये फिक्स है। सेकंड प्लेस पे अगर हम बात करें तो ये वाली फिक्स है। थर्ड प्लेस पे अगर हम बात करें तो ये वाली आएगी, ना कि ये, तो ये वाली आएगी। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, देखिए 1 2 3 और 4, 100वें स्थान पर 0, तो 100वें स्थान पर 0 आएगा। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान का 2 गुना होगा, यानी कि दहाई वाला अंक 2x होगा, तो ये कितना होगा, x, ये इसका क्या होगा, डबल होगा। तो 2 तिया 6, तो ये तो डबल नहीं है, ट्रिपल है। 4 दूनी नहीं है, अब ये देखिए 2 दूनी 4, ये डबल टाइम है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही डिलीट कर दिए मैंने। जबकि 1000वें स्थान पर इकाई के अंक
इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है, तो ये बिल्कुल बात सही है, इकाई का 3 गुना भी है, तो आपका 6042 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से आप एलिमिनेट करेंगे तो आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये कोई आयत है और ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 होगी, ये 8 होगी, तो इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी निकलेगी, सम ऑफ ऑल साइड्स, या 2l+ भी लगा सकते हो आयत के लिए। तो 10 दूनी 20, 20 और 8 दूनी 16, तो कितने हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। अब ये बोल रहा है आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। अगर इसको काट दे, ये 4 छोटे छोटे आयतों में बांट दे, छोटे छोटे आयतों में ये क्या कर दे, बांट दे, तो आप क्या करोगे, देखिए मान लीजिए कि ये जो आयत था, ये वाला जो आयत था, हमने इसको काटा और ऐसे करके ऐसे कर दिया, 36 सेंटीमीटर का था, बराबर बराबर हिस्सों में हम 9 9 में बांट सकते हैं, तो 9 सेंटीमीटर में हम इसको बांटेंगे, 9 चौके 36, उससे एक आयत बना लेंगे। 9 सेंटीमीटर का जो वायर होगा, तार होगा, उससे पेरीमीटर से एक आयत बन जाएगा, ऐसे छोटे छोटे आयत बन जाएंगे, तो 9 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का सवाल था, आपको थोड़ा सा इस पर अंडरस्टैंडिंग लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की आपको यहाँ पर जांच करनी है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। कथन है एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। ये बात थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, जोड़ा तो 5 अभाज्य संख्या प्राप्त हुई, बात तो सही लग रही है, लेकिन 3 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो फिर 8 आ जाएगा, 8 तो भाज्य संख्या हो जाएगी, ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो ये बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो सदा अभाज्य संख्या आती है, ऐसा तो नहीं, एक बार आ भी रही है एक बार नहीं भी आ रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या आएगी, तो एक अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या मान लीजिए 7 ले लेते हैं, गुणा करते हैं तो 14 आ जाएगा, ये तो भाज्य संख्या हो गई भाई, इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो ये अभाज्य संख्या तो रही नहीं। ये बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, तो सदा तो नहीं प्राप्त होगी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, 13 के गुणनखंड हैं या नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हैं बिल्कुल, 13 का 1 भी गुणनखंड होगा और 13 का 13 भी गुणनखंड होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, ये बात जो लिखी है उसने, जो प्राइम नंबर्स हैं इनफाइनाइटली नंबर्स हैं, मैनी इनफाइनाइटली नंबर्स हैं, तो यानी कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। आपने जब बचपन में लिखा था तो ऐसे ही तो लिखा था 2 3 5 7 11, फिर ऐसे डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब इनफाइनाइटली है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा कथन सत्य है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए ये समझ लीजिए। वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा निम्न में है। तो 88 को जब अगर भाग लगाते हैं, 88 को भाग लगाते हैं तो शेषफल 3 या 7 में से क्या आएगा, ये पूछा गया है। क्लियर है, तो 13 से भाग लगाइए तो कितना आएगा, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, तो यहाँ 91 होगा, तो रिमाइंडर उल्टा 3 बच रहा है, बात तो ठीक ठाक सी लग रही है, लेकिन 78 होने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, 78 होने पर रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचेगा। अच्छा 160 में भाग लगा के देख लेते हैं, 160 में 13 का भाग लगाएंगे तो 7 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, ये भी बात तो होनी चाहिए। तो 13 एक 13 बचे कितने 3, 13 दूनी 26, 7 4 आ रहा है रिमाइंडर, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर नहीं होगा। 17 से लगाते हैं, 17 × 51, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, तो 3 रिमाइंडर यहाँ से आया, 17 का भाग इसमें लगाते हैं तो 17 नंबर 153, 153 होगा तो 7 रिमाइंडर यहाँ बचेगा, तो यहाँ 3 भी रिमाइंडर आ रहा है 7 भी रिमाइंडर आ रहा है, यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, 17 इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन रिपीट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि 105 है तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए मान लीजिए 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, तो उसके पास 2 रुपये के, ऐसे मान लीजिए 2 रुपये के एक्स सिक्के हैं और 5 रुपये के वाई सिक्के हैं। तो एक्स प्लस वाई दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितने होंगे, कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। अब 2 रुपये के सिक्के एक्स हैं तो कुल रुपये कितने हो गए, 2x। 5 रुपये के 22 सिक्के हैं तो कुल रुपये 5/, और बराबर में कितना होगा, 105। कितना होगा, 105। इसको 2 से गुणा कर दीजिए आप इस वाली इक्वेशन को, तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 कट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 3/। ठीक है, और ये बचेगा 36 दूनी 72, तो 105 में से 72 घटाएंगे, 5 72 तो 28 बचेगा, 28 और 5 33 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 11 आएगी, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 11। एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, एक्स प्लस वाई बराबर था 36, तो बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 11 है। तो इसको समझ लीजिए, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 11 है। यही तो निकला। अब ये पूछ रहा है 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यही आपको बताना था। 26 10 गलत हो जाएगा, 21 15 गलत होगा, 24 12 गलत होगा, 25 11 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 25 2 रुपये के सिक्के होंगे और 11 सिक्के होंगे 5 रुपये के। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आपको बताना है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आता है, चाहे तो आपको का फ्रैक्शन से रिलेटेड हो जाता है या इस तरीके से बनता है। इस क्वेश्चन को इसी में सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्डमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीपल कीजिए, फिर प्लस या माइनस में से कुछ भी एक, उसके बाद बचा हुआ कीजिए। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो 3 का भाग 18 में लगाइए तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो ये बचेगा क्या, 14.5 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12.5, यही तो है। अब 14 का इससे गुणा करते हैं 3 से, तो कितना आएगा, 14 तिया 42 और 43.5 हो जाएगा ये 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर, प्लस 6 माइनस 12 तिया 36 37.5 हो जाएगा ये। क्लियर। 43 और 6 कितने हो गए, 43 और 6 हो गए आपके 49.5 और माइनस 37.5 ये हो गया आपका। तो 0.5 से 0.5 निपटा, ये तो बात गलत है। ठीक है, और 49 में से 37 घटाइए तो 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। तो 12 आपका ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं। देखिए एक बाग में वृक्षों, कुल वृक्ष मान लेते हैं x हैं। अब ये बोल रहा है कि वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 6वां भाग है, यानी कि x/6 है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं तो आधे यूकेलिप्टस के यानी कि x/2, और बाकी पीपल के हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है, पीपल के हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो जामुन वाले वृक्ष कितने थे, x/6। जामुन के वृक्ष x/6 6 के बराबर हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, यानी कि कुल वृक्ष कितने थे, 36 थे। कुल वृक्ष कितने थे, 36। 36 में से 6 वृक्ष किसके हैं, ये जामुन के हो गए साहब। ठीक, और यहाँ पर अगर देखें यूकेलिप्टस के कितने होंगे, यूकेलिप्टस के तो x/2 यानी 36 का आधा 18 हैं। तो बाकी कितने बचे, बाकी देखिए 18 ये हो गए, 6 ये हो गए, 24 तो ये हो गए जो कि किसके हैं, जामुन के और यूकेलिप्टस के हैं। टोटल 36 थे तो बचे किसके, पीपल के। तो पीपल के कितने बचेंगे,
36 माइनस 18 यानी कि 12 यू के लिए पीपल के हैं। तो 36 गलत हो जाएगा, 18 गलत हो जाएगा, 6 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। 12 जो पेड़ होंगे वो किसके होंगे? पीपल के वृक्ष होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है। अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 5:37 पहुंचती है। क्लियर है? और आपसे पूछा है इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय है। देखिए 1 सितंबर को निकलती है 2019 को और 2 सितंबर को पहुंच जाती है, यानी कि और 4:48। ये जो 4:48 का समय दे रखा है ये सुबह का समय है। अब सुबह 4:48 से शाम को 4:48 ऐसे समझिए। सुबह 4:48 से शाम को 4:48, 1 सितंबर को ही 12 घंटे। शाम को 4:48 से फिर सुबह 4:48, फिर 12 घंटे। और फिर सुबह 4:48 से फिर शाम को 4:48 तक 12 घंटे। क्लियर है? अब 4:48 पे पहुंच गए। अब हमको पहुंचना कितना है? 5:37 पे पहुंचना है। किस पे पहुंचना है? 5:37 पे। तो 12 मिनट चलेंगे तो 12 मिनट चलेंगे तो 5 बज गए और 37 मिनट और चल लेंगे, तो कुल मिलाकर 49 मिनट तो यहाँ पर चलना पड़ेगा। 12 12 12 36 मिनट और 36 घंटे 49 मिनट आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय हो जाएगा। तो 30 घंटे तो गलत है, 36 घंटे 37 मिनट गलत है, 36 घंटे 49 मिनट सही होगा, 12 मिनट वाला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36 घंटे 49 मिनट इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है, तो इसमें रेस्पॉन्स की में डबल आंसर भी यहाँ पर देखने को मिले थे। क्लियर है? सभी को जो नंबर्स हैं वो बराबर मात्रा में भी देखने को मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? देखिए सेंटीमीटर, आप इसको समझिए, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, ठीक है, ये है। सबसे बड़ा क्या होगा? मीटर होगा। सबसे बड़ा मीटर होगा, उससे छोटा सेंटीमीटर होगा, फिर मिलीमीटर, डेकामीटर का नंबर आएगा। यही तो है। अब इसको समझ गए तो आंसर आ जाएगा। इसने बोला लंबाइयों को बढ़ते क्रम में बताइए, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली होगी वो सबसे बड़ी होगी। कौन सा क्रम हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम तो हुआ। तो देखिए मीटर सबसे बड़ा होता है, मीटर सबसे बड़ा होता है, तो ये अंत में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। मिलीमीटर सबसे अंत में आ नहीं सकता, सेंटीमीटर सबसे अंत में आ नहीं सकता, क्योंकि मीटर सवाल के अंदर दे रखा है। क्लियर? तो यहां पर मीटर सबसे बड़ा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में जाएगा। अब इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, ए और डी में थे, यानी फर्स्ट और फोर्थ में से। अब सबसे पहले यहां देखिए स्टार्टिंग किस में हुई है? अच्छा जी, स्टार्टिंग किस में हुई है? मिलीमीटर में। अच्छी बात है, स्टार्टिंग यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? और फिर डेकामीटर आ रहा है, यानी कि सेंटीमीटर तो बड़ा होता है ना, उससे छोटे होते हैं, तो सबसे छोटा पहले आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? मिलीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, और फिर ये वाला करेक्शन होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, मीटर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये करेक्शन है, ये वाला यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? देखिए 270 सेंटीमीटर एक लंबी तार है, उसको आयत का रूप दिया गया है, तो ऐसे करके हमने आयत बता दिया। इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2l+b होता है, 2l+b, b यानी कि ब्रेड्थ कितनी है? 50, बराबर में कितना होगा? 270। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 135। एल निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे? 135 माइनस 50, तो इसको माइनस करेंगे, 35 माइनस कर दो, 15 माइनस करो तो 85 बचेगा। तो 85 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में? 60 सेंटीमीटर गलत है, 75 सेंटीमीटर गलत है, 90 सेंटीमीटर गलत है, 85 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंकी के पास जलेबी की 3 थालियां हैं। 3 थाली हैं, ठीक है भाई। रिंकी के पास जलेबी की 3 थालियां हैं। थाली ये इसको बोल देते हैं अ थाली है, ये ब है और ये स है। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। थाली अ, थाली ब और थाली स। थाली अ में केवल एक जलेबी है। थाली ब में 5 जलेबी हैं, 1 2 3 4 5। थाली स में 3 जलेबी है, 1 2 3, 3 जलेबी हैं। अब बोल रहा है वह 3 थालियों को बराबर जलेबियों में रखना चाहती है, तो कौन सा कथन सही है। अब देखिए बराबर करना है तो 5 इसमें 3 इसमें, कितनी हो गई 8 और 1 इसमें हो गई 9। तो तीनों को 3 3 बांट दीजिए तो आप बराबर हो जाएंगी। 3 3 जलेबी सभी को बांट दीजिए। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर अ में रखना। यहाँ से 2 उठाइए और इसमें रख दीजिए, तो इसमें कितनी हो गई 3 हो गई। 3 इसमें 3 इसमें 3, बात तो सही है। थाली ब और थाली स में से एक एक जलेबी उठाकर थाली में रखना। ब और स में से रखेंगे, इसमें 2 बचेंगी, इसमें 4 बचेंगी, तो ये नहीं होगा बराबर, गलत है। तीनों थालियों में बराबर जलेबी नहीं हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, हमने तो कर दी। थाली अ में से एक जलेबी उठाकर थाली स में रखना ताकि थाली ब और स में बराबर हो जाए। हमें ब और स से मतलब थोड़ी है, तीनों में बराबर करनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वैसे बंदर से रिलेटेड क्वेश्चन, घंटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक x y के लघुत्तम समापवर्तक का आधा है, तो x का मान 12 है, तो y का मान क्या होगा। 6 और 7 का जो लघुत्तम समापवर्तक है, 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक होगा क्या, 6 गुणे 7 ही हो जाएगा। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक x और y के लघुत्तम समापवर्तक का आधा है, तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, xy। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक x और y के लघुत्तम समापवर्तक का आधा है, यानी कि ये आधा है। अगर हम इसको डबल कर दें तो ये कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। यदि x का मान 12 है तो 2 गुणे 6 गुणे 7 बराबर x का मान 12 रख दीजिए गुणे y। तो 12 से 12, 6 दूनी 12 कट गया, तो y का वैल्यू कितनी आ गया, 7 निकल कर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, y का मान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है, यानी कि 400 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है सरकार। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 1/400 सेंटीमीटर। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो 3400 का इधर गुणा कर दीजिए, 3400 किलोमीटर, 3400 का इधर गुणा कर दीजिए बटे 400, सेंटीमीटर में निकल आएगा। 00 से 00 गया, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 17 बार, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे 17 को, तो कितने आएंगे, 8 दूनी 16, 8.5 सेंटीमीटर आएगा। 8 सेंटीमीटर गलत है, 9 सेंटीमीटर गलत है, 9.5 सेंटीमीटर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। बोलिए फ्रेंड्स, किसी को कोई समस्या। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 800 मीटर की दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं। अगले 100 मीटर पूरे करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। उसके अगले में पिछले 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 800 मीटर की दौड़ है, कुल मिलाकर कितनी है 800 मीटर की। पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं, ठीक है। फिर बोला अगले 100 मीटर पूरा करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगता है, यानी कि 16 सेकंड लगते हैं। और उसके आगे 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, यानी 18 लगते हैं। तो ऐसे लगेंगे, तो कितनी बार लगेंगे ये तो आपको बताना है। तो 800 मीटर का मतलब 100 के 3 हो गए, तो 14 16 18 इस तरीके से ऐड करेंगे। तो देखिए 14 16 18 20 22 24 26, 1
2 3 4 5 6 7 और ये 28 को और ऐड कर दिए। सबको ऐड करने पे कितना आएगा? 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 10 38 का 8 हासिल लगा 3, 2 4 6 8 10 11 12 13, 13 और 3 16, 168 सेकंड का समय लगेगा। 168 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 168 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट 48 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड गलत है, 2 मिनट 48 सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। 2 मिनट 48 सेकंड का इसमें टोटल मिलाकर समय लगेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक संख्या अंकों को पहचानकर अगली संख्या बताइए। चलिए बताना है अगली संख्या क्या होगी। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसको। 0, अच्छा जी, 0 1 2 और 3 और ये अब की बार क्या आएगा? लास्ट डेट 4 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो गलत हो गया। 1 2 3 4 अब की बार ये वाली डेट 5 आनी चाहिए, तो 5 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे। 9 8 7 6 फिर 5 आना चाहिए, तो 5 आएगा। तो 554 ये भी गलत हो गया, तो यही बचा 554 का, तो 554 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। इन 3 विषयों में इतने इतने अंक प्राप्त किए, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना होगा? ऐसे कर लीजिए, देखिए 5 विषयों में कितने प्राप्त किए? 74, तो 5 गुणे 74 अंकों का योग हो गया। और इधर अंकों का योग कितना होगा? 70 प्लस 75 प्लस 80 और 2 जो अंक बचे हैं उनको x प्लस वाई मान लीजिए, x और y 2 अंक हैं। ठीक है, तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 35 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370, 70 और 80 150, 150 और 70 120 और 5 125, तो 125 इसमें से माफ़ कीजिएगा 225, 225 माफ़ कर दी माइनस कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75 और 70 145 और ये बनेगा x प्लस वाई के बराबर, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 145, 2 का भाग यहाँ 2 का भाग यहाँ, तो 74.5 आ जाएगा आपका। तो 74.5 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।